चलो डिस्कशन करते हैं पहले। एक्सरसाइज O1 अपनी कंप्लीट हो गई थी क्या? हाँ, चलिए कहाँ से करना है डिस्कस एक्सरसाइज O1 को? अच्छा, एक्सरसाइज O1 में 20 तक हमने डिस्कशन में ले लिया था, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चंस हैं 29 तक, ठीक है। तो इसमें 29 तक कोई डाउट हो तो चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, देखो 22 क्वेश्चन ये बनेगा, ये इसमें देखो क्या दे रखा है 22 में। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C5H10O। C5H10O ये है कंपाउंड ए, और रिएक्ट विद हाइड्रोजन NH2 के साथ ये रिएक्ट करे टू फॉर्म ए हाइड्रोजोन डेरिवेटिव। अब हाइड्रोजोन डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पे क्या, कौन सा ग्रुप हो जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को बता रहा है, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? NH2 हाइड्रोजोन, ये बन जाएगा। अब आगे देखो क्या कह रहा है ये, द हाइड्रोजोन बी ऑन हीटिंग विद KOH। इसको KOH के साथ हीट किया तो एस अबाउट 180 डिग्री सेल्सियस, तो N पेंटेन यहाँ पर 1 2 3 4 5 N पेंटेन यहाँ पे बना। अब यहाँ बोल रहा है द कंपाउंड इट डज नॉट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू टॉलेंस रिएजेंट एंड टू द आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये कंपाउंड ए के लिए बोला। पता है यहाँ पे क्या किया गया यार? यहाँ NH2 एंड KOH, यहाँ पे आप एक रिएक्शन देखिएगा, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में हमने N2H4 विद KOH, और बताओ इसको किस में कन्वर्ट कर दिया था? CH2। अब आप इसकी, आपको मैंने ये मैकेनिज्म लिखवा रखी है। मैकेनिज्म लिखवाने का फायदा क्या होता है कि आप इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो हमने शुरुआत वैसे ही कर रखी है कि इन दोनों की रिएक्शन से सबसे पहले हाइड्रोजन बना रखा है। फिर यहाँ पे मैकेनिज्म याद हो तो बेस आकर H को लेके जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर ये इधर से इधर शिफ्ट। तो ये क्या रहता है कि अभी हमने मैकेनिज्म नहीं लिख रखी होती, तब तो फिर इस क्वेश्चन में चक्कर पड़ता। अब चाहे आपको मैकेनिज्म याद हो या नहीं हो, जनरली नहीं रहती है, मतलब पुरानी कोई मैकेनिज्म हो, लेकिन ये मैं मतलब इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने आपको लिखा रखा है, इसलिए हम लोग वहां पे इन सब क्वेश्चंस को डिस्कशन लेवल पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि NH2 एंड KOH दोनों मिलाकर यहाँ पे इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। रही बात ये कैसे बना और इससे ये कैसे बना, तो रिडक्शन के अंदर, वुल्फ-किश्नर के अंदर जाके देखिएगा, आपको सारा मेंशन ये कर रखा है। लेकिन अब इसको आइडेंटिफाई करें हम लोग। ये बात हो गई कि कार्बोनिल कंपाउंड ये बना, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन में दे रखे हैं, ABC। डी वाला हटा देते हैं। तो इसने क्या है, नॉट रिस्पॉन्ड विद टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, तो ए तो रिस्पॉन्ड कर देगा। अब रही बात बी एंड सी में, तो किसके साथ की एंड टू द आयोडोफॉर्म टेस्ट के साथ भी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, तो बी को भी रिजेक्ट कर दे। बोलो, है ना? देखो एक चीज सभी स्टूडेंट कंफर्म करेंगे, मतलब ध्यान रखेंगे कि टॉलेंस रिएजेंट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, इन सब में मान लीजिए आपको सारी केसेस ध्यान नहीं, लेकिन इस तरीके का जो बेसिक आइडिया है कि बताओ टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड। कौन नहीं देता है? कीटोन। और उसके बाद में एक दो बातें, एक तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, एक फॉर्मिक एसिड, है ना, और है ना। तो इस तरीके के एक दो केसेस जो है ना, वो हमेशा दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिएगा कि मोस्टली क्वेश्चन उन्हीं पे रहते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी ईथर जैसे एक दो बातें हुई। फिर बाद में हम डिटेल जाएं तो कुछ एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल केसेस वो जब रिवीजन में होने में आ जाएगा तब। बताओ आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? CH3 CO ग्रुप हो, या बताओ कौन, बताओ CH3 CHOH। पता है शीट में अपने जितने क्वेश्चन है उसमें 90% क्वेश्चन जो आयोडोफॉर्म, ऐसा क्वेश्चन नहीं कि भाई आयोडोफॉर्म कौन कौन देता है, फिर तो सारे केसेस पूछ ले, लेकिन इस तरह का कोई क्वेश्चन जिसमें आयोडोफॉर्म को कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में काम में लिया हो एग्जाम में, जेई मेन या जेई एडवांस, जैसे देखो इसके अंदर काम में लिया है आए कि भाई आयोडोफॉर्म वो देगा, वो सारे के सारे केस इन दोनों बातों से समझ जाते। अब कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक ऐसे बना दो कि कौन आयोडोफॉर्म देगा कौन नहीं, उसमें चाहे सारे केस पूछ लो,
जैसे अभी मैंने एक टेस्ट पेपर में भी एक क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल उसको सिंपल सोबर रखा था। एक था क्वेश्चन आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन दे, लेकिन अब उसको यदि आप एक दो मॉलिक्यूल्स की वजह से गलत करके आ रहे हैं, क्योंकि कोई अनशन चीज डाली नहीं उसमें, ये था कि हाँ ठीक है, अब क्योंकि आयोडोफॉर्म पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन बनाना था तो एक आधा सीएल लगा दिया कि ओ एच हटा के, है ना, कि यहाँ पे जैसे आप सीएल लगा दो तो बेसिक, तो वो तो फिर वहां पे कुछ दे देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सब भी हम ध्यान नहीं रखते, क्यों, और इतनी सारी बातें होती है कि आप ये तो सब चीजें ध्यान रखो। आप फिर चेक करो जेई मेन एडवांस के क्वेश्चंस में किसी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में ये इतना सा नॉलेज जो है ना वो हमें यहाँ पे बात काम कर जाता है। चलो और देखो, इसमें खत्म करते हैं इसको, 29 तक कोई डाउट हो? 25, 23 क्वेश्चन देखो, 23 क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट। अब ऐसे क्वेश्चंस में भी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें कि डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है। जितना ज्यादा चार्ज क्रिएट उतना ही डाइपोल मोमेंट ज्यादा। अब क्या रहता है कि जो ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है ना, यहाँ पे ये हो गया, ये डबल बॉन्ड ओ हो, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया, तो इसके अंदर क्या रहेगा कि ये ऑक्सीजन इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ खींचता है, और इसकी वजह से यहाँ क्या होगा, ये O माइनस, और इस पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या जनरेट होती है बताओ, एरोमेटिसिटी। तो आपको जैसे ये पूछा जाए ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक, तो क्या रहता है देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या अदर किसी फैक्टर से जितना ज्यादा चार्ज डेवलप होता है उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही क्या होता जाता है, ज्यादा होता है ना, डाइपोल मोमेंट ज्यादा। तो अब यहाँ पे चार्ज डेवलप होकर रिंग एरोमेटिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस ये कर रही है, तो इसका जो डाइपोल, इसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी, पोलैरिटी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स का बनना। तो बताइए डाइपोल मोमेंट उतना ही क्या होगा यहाँ पे, ज्यादा है। एरोमेटिसिटी फैक्टर काफी डोमिनेट है, चार्ज तो जैसे बाकी सब में भी क्रिएट हो रहा है, डीलोकेलाइज भी वहां हो रहे हैं, लेकिन यहाँ फैक्टर क्या आ गया, एरोमेटिसिटी। चलिए 25th क्वेश्चन, 25th में डाउट है कि पूरे पैराग्राफ पे आपने कोशिश करी थोड़ा क्वेश्चन को बनाने की, क्वेश्चन तो फिर निकलना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा नहीं है, हाँ आपके पास जैसे एग्जाम में नहीं निकले वो समझ में आता है, लेकिन आपके पास कॉपी हो उसके बाद में पूरा पैराग्राफ नहीं बना तो फिर थोड़ा सा यार चीजों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो देखो जैसे इस क्वेश्चन में, और देखना कौन सा इसका, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में जब खुद थोड़ा सा फाइट करेंगे तो सीखेंगे, वरना तो ठीक है अपन यहाँ पे कर सकते हैं उसको, लेकिन नोट जरूर करेंगे। कई बार वो भी नहीं करते, जिनको डाउट है वो उसको नोट भी नहीं करते, क्यों, क्योंकि बस उसको ये कि भाई थोड़ा सा फाइट करते हैं क्वेश्चन निकल जाता है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक एल्कीन है ए, C16H16, ये ए, इसका डी बताओ कितना हो जाएगा, 17 माइनस 8, कितना आया बताओ, बोलो कितना आ गया, 9। डी अगर है तो सबको अपने फॉर्मूला भी एक आधी बार, ये 9 डी ये हो गया। अच्छा फिर देखो ओजोनोलाइसिस, ओजोनोला एक तो होता है कि कोई टेढ़ा ऐसा हो तो उसमें हाँ कोई ऑप्शन वगैरह जरूर, लेकिन क्वेश्चन को फ्रेम इसमें कर सकते हैं। ओजोनोलाइसिस यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये पता नहीं जिंक की प्रेजेंस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ठीक है देख लेंगे। वैसे जिंक की प्रेजेंस में, क्योंकि एब्सेंस में तो दो सीओ मतलब सीओएच बनता तो दो ऑक्सीजन आता, तो प्रोडक्ट बी बन रहा है। अब बी क्या बन रहा है बताओ, C8H8O, ये क्या बना बताओ, बी। अब केवल 8 कार्बन का एक ही मोलिक्यूल लिख रखा है, इसका मतलब दोनों के दोनों कैसे बन रहे हैं, ये सेम बन है ना। अच्छा इसमें डी निकाल के देखो कितना हो जाएगा, 9 माइनस कितना हो गया 4, कितना 5, इसमें 5 डी हो गया। चलो ठीक है, यहाँ तक ये बोला। बी ऑल्सो कैन बी ऑब्टेन बाई हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट, बी ऑल्सो कैन बी ऑब्टेन by hydrolysis of the product obtained by reaction between साइनोबेंजीन एंड CH3MgBr। ये लीजिए, यहां से फिर ये क्वेश्चन ही बन गया, ये है साइनोबेंजीन, बताओ इसकी रिएक्शन CH3MgBr से, और इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करूं तो बताओ क्या बन रहा है, यहाँ पे बी बन रहा है। अब बता सकते हैं बी क्या बनेगा, ये सबको याद होना चाहिए रिएक्शन भाई, यहाँ पे बोलो क्या बनेगा, बोलो पीएच, अरे ये तो टेस्ट पे भी क्वेश्चन था इस पे, बोलो तो बोलो पीएच C डबल बॉन्ड O CH। ये क्वेश्चन तो टेस्ट में भी था एक इस तरह का, जिसमें कि बेंजीन पे यहाँ CN करके, या मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं लेकिन ऐसा पे। अब आप देखिए आपके पास बी बन गया, यहाँ पे बी ये बन गया क्योंकि ये रिएक्शन यहाँ, तो बताओ ए क्या बनेंगे, ऐसे दो सेगमेंट को कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये बन गया देखिए पीएच CH3 डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पीएच। क्वेश्चन को चेक कैसे कर सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ ये, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि नहीं, हाँ किसी ऑप्शन में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन इस पे ये हमें गिव अप नहीं, क्योंकि देखो
आपको यदि ये रिएक्शन नहीं भी याद है तो आपके पास कॉपी तो है ही, जिसमें देख के आराम से आप बना। चलो ये ए बन गया, बी ये बन गया। अब क्या बोल रहा है आगे ये, ए कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक, बिल्कुल सही बात, जीआई शो कर सकता है। एंड इट कैन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, बिल्कुल ये कर सकता है। बी ऑन ट्रीटमेंट विद SeO2, कहाँ है बी, ये रहा। सेलेनियम ऑक्साइड, इसमें पढ़ा ऑक्सीडेशन में क्या बन जाएगा, PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH। लेकिन ये हमेशा याद आए ही जरूरी नहीं है, क्योंकि रिवीजन कम हो तो आप अपनी कॉपी में ये ढूंढने की कोशिश किया करो कि SeO2 कहाँ है, उससे नजरें जमेंगी कॉपी में, और धीरे धीरे प्रैक्टिस में। क्वेश्चन तो अच्छा है, तो यहाँ पे ये सब बन गया। अब आप देखो 25, 26, 27, उसके अंदर आप ट्राई करिएगा, लेकिन किसी ने उसमें ट्राई किया हो और जैसे इसने एक से B एंड C से रिलेटेड बातें पूछ रही है, ए यहाँ हो गया, ये बी यहाँ ये हो गया, और सी ये वाला ये हो गया। 25 का सी नहीं बना, देखिए नॉट करेक्ट इसने पूछा। ए कैन बी प्रिपेयर्ड, वो वाला भाई, विटिक रिएक्शन ऑफ एसिटोफिनोन, और ये तो इसमें बताइए डाउट। विटिक रिएक्शन के बारे में जानकारी है, इनको डाउट है मैं क्लियर करता हूँ कि हाँ देखो, विटिक रिएक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी है। हाँ क्या, हाँ कोई बात नहीं, भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद है कि अपनी कॉपी में है, बस वेरी गुड। तो अभी आप विटिक रिएक्शन पे थोड़ा ट्राई करिएगा। नहीं मेरे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपको जैसे यदि इस तरह से डिस्कशन करना है कि मैं आपको रिकॉल कराऊं, मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो है कि हमें कितना याद है उसके बेसिस पे हम होमवर्क करेंगे तो बहुत सारे डाउट्स आ जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉपी में। हाँ लेकिन ये हो सकता है कि सर मैं कॉपी में गया और फिर मैंने देखा तो मुझे फिर ये डाउट आया, तो आप देखेंगे उसको, है ना, देखिएगा उसको। और एसिटोफिनोन जानते हैं, PHCOCH3, यहाँ पे ये बना, ये क्या बना बताओ, एसिटोफिन। विटिक रिएक्शन में कुछ नहीं करना, इसको कट करना है, विटिक रिएजेंट को कट करना है, आपस में मिला देना है, तो है ना, तो बन जाए। बाकी उसको देखने के बाद में भी आपको कोई दिक्कत आया हो तो पूछ सकते हैं। 27 तक और कोई डाउट है चेक कर लीजिए इसमें, मतलब इन तीनों क्वेश्चंस में कोई भी स्टेटमेंट ऐसा या कोई भी ऐसी रिएक्शन जो नहीं बनी हो पूछ सकते। चलिए 29 तक चेक करो। 28 क्वेश्चन, बेंजल्डिहाइड विद, इसमें बेंजल्डिहाइड HCN के साथ रिएक्ट करके 2 आइसोमेरिक कंपाउंड बनेगा, ये बना पाए क्या फर्स्ट स्टेटमेंट। बेंजल्डिहाइड देखो ये रहा बेंजल, C डबल ये CH डबल बॉन्ड HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, बताओ यहाँ CN, यहाँ पे क्या O है, बताओ एक क्या बनेगा R और एक क्या बनेगा S, ये प्रोडक्ट ये बन गया। सेकेंड है बोथ नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल कंपाउंड और पॉसिबल वन HCN रिएक्ट विद कार्बोनेट, यहाँ पे ये जो है ना ये वाला प्रोडक्ट बन रहा होता है। चलिए अब हम आते हैं जी मेन एक्सरसाइज। जी मेन एक्सरसाइज में देखो चेक करिएगा अप टू 10, यहाँ पे चेक करो सब चीज। मेंस वाली एक्सरसाइज जो है अप टू 10, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आया हो चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उसका सी देखते हैं। देखिए जेई मेन क्वेश्चन नंबर 5, इसका सी यहाँ देखिए, 5th का सी में है। अच्छा ये देखो, ये पहले भी बात आ गई है, पेंट 3 in 2, ये रिडक्शन वाले चैप्टर में भी है सेम क्वेश्चन। पेंट 3 in 2 all, 1 2 3 4 5, 1 2 3, एक मिनट कहा, पेंट 3 in 2 all, ठीक है, अब ठीक है, यहां से नंबरिंग होगी तो 3 in यहाँ गिर जाए। देखो यार इसको कन्वर्ट किया गया पेंट 3 in 2 on, मतलब इसको केवल और केवल किसमें कन्वर्ट किया गया है, C डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड एज इट इज। तो अब जैसे यहाँ पे अपने को बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है, ये AI EEE का क्वेश्चन है। यदि हम AI EEE के क्वेश्चंस में देखें ना तो पूरा मिला के कुछ एक क्वेश्चंस में थोड़ा सा ही, आजकल थोड़ा ज्यादा होने लग गया कि कई बार क्या होता है चारों ही ऑप्शंस में चक्कर रहता है कि भाई रीअरेंजमेंट नहीं करके दिया या कुछ नहीं, फिर भी हमें एक सेलेक्ट करना रहता है, या कई बार 2 ऑप्शन ऐसा लगता है कि ये दोनों ही सही हो सकते हैं, एक आधा कुछ। यहाँ तो क्या था देखो, डबल बॉन्ड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम लोग बात करें पीसीसी की बात करें तो वो इसको 2 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन में, बिल्कुल सही बात। एक जैसे क्रोमिक एनहाइड्राइड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये भी क्या करता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी ये काम कर देगा।
दोनों ही ये काम कर देंगे, लेकिन एक ऑप्शन यदि सेलेक्ट करना हो तो बेटर ऑप्शन डी के साथ यहाँ क्यों गए हैं, क्योंकि यहाँ जो पीसीसी होता है उसमें HCl होता है, और वो क्या करेगा, थोड़ा इससे इंटरेक्ट होने, हालांकि वो इतना ज्यादा टेंडेंसी नहीं रखता है कि जैसे मान लो अपने को जनरल ये नहीं हो, वैसे बात करेंगे तो आराम से इसको कन्वर्ट कर देगा, लेकिन कुछ तो ये इसको डिस्टर्ब कर ही देगा। तो बेटर, ज्यादा बेटर क्या हो जाएगा इसके अंदर, फोर्थ वाला ये हो जाएगा, इस वजह से किया गया। अप टू 10 और पूछिए, देखिए ये फोर्थ वाला क्वेश्चन सब कर पाए क्या, कि इथाइल एसीटेट, फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पे ये है कि इथाइल एसीटेट, अब बताओ इथाइल एसीटेट बोल के बताओ यार, मैंने एक दो बार आपको नेमिंग बताई है, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ O, बताओ ऑक्सीजन पे क्या लगाओ, इथाइल ग्रुप, क्योंकि एस्टर के नॉमेनक्लेचर में ऑक्सीजन से लगा हुआ ग्रुप सबसे पहले लिखते हैं। अब एसीटेट बताओ, दो टोटल कार्बन कितने करते हैं यहाँ पे, दो, एक पे क्या होता है फॉर्म, दो पे क्या एसिड, ये क्लास में मैं लिखता हूँ तब नोट करते हैं आप ये सब बात, क्योंकि अब उससे कोई, ये इथाइल एसिड, बताओ इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है, एक्वस सोडियम क्लोराइड। अब यदि यहाँ पे मैं सोडियम क्लोराइड की बात देखूं तो बताओ क्या मैं ये SnAe कर सकता हूँ क्या, SnAe कर सकता हूँ क्या, बताओ क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, क्योंकि जब SnAe से एक एसिड डेरिवेटिव से दूसरा एसिड डेरिवेटिव बन रहा है तो रिएक्शन फिजिबल कब होती है, जब मोर रिएक्टिव से लेस है। देखो इन्होंने सी ऑप्शन भी, थर्ड वाला ऑप्शन भी दे रखा है CH3COCl, लेकिन जिसको जानकारी है यहाँ पे ये नहीं बनाना है, तो इस वजह से यहाँ नहीं बनेगा। अब इन्होंने क्या, एक्वस सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे एक्वस मतलब पानी है, तो इसका सिंपल क्या करा रखा है, हाइड्रोलाइसिस करा, SnAe वहां पे वैसे नहीं करा रखा है कि यहाँ CH3COCl बना, समझ पा रहे हो ये वाली बात है ना, कि वो, लेकिन अब इन सब क्वेश्चंस में डाउट आना, कोई डाउट कोई भी आए, जैसे आपने क्लास में पढ़ रखा है, वो जब क्वेश्चन आपको मिले तो आप उस क्वेश्चन, आपको वो याद आ जाए, ये कभी भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, नहीं, लेकिन थोड़ा सा फाइट स्पिरिट जो है ना, उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हाँ, क्योंकि अभी क्या होता है आपके पास, थोड़ा सा उससे फाइट करोगे ना तो एग्जाम वगैरह में क्या रहता है कि वो एक आदत में आता है, यार क्वेश्चन मुझे लग रहा है नहीं बन पाएगा, लेकिन मैंने कोशिश करी क्वेश्चन को निकाल डाला। तो अभी क्या देखना है कि जैसे मान लो कोई भी ऐसी कि भाई हमने कोई रिएक्शन नहीं पहचान पा रहे, एक बार थोड़ा सा पेज पलटेंगे, तो वो हो गया एक कोशिश करना, फिर हमने देखा कि हाँ यार ये रिएक्शन यहाँ लिखी है, और फिर आपने क्वेश्चन निकाल डाला, और फिर भी क्वेश्चन नहीं बना, तो इसका मतलब क्या चक्कर है यार, ये वाली बात है ना, तो वो सब, तो इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे हो जाए। अप टू 10 और चेक कर लीजिए, अप टू 10 और कोई डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को तो बात कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम 20 तक, 20 तक चेक करिए। 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन ये है, हाँ देखो अब ये क्वेश्चन एक पुराना, ये ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। अब ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड देखो, एक्सरसाइज O1 का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार, जो एक्सरसाइज ओ, ये लास्ट क्वेश्चन ये है, तो इसके अंदर हमने 29 क्वेश्चन, इसको हमने एक ऐसा केस लिखा था कि क्या ये कैनिजारो देता है क्या, तो आंसर हो जाएगा नहीं, ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने बना के दे रखा है, तो हम लोग ये करेंगे कि नहीं ये गलत। लेकिन AIEEE में बहुत पहले क्या किया, मतलब कैनिजारो की टेंडेंसी कम क्यों होगी बताओ इसकी, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा। देखो यहाँ CCl3 है, ये C डबल बॉन्ड OH, ये यहाँ OH ने अटैक किया, बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, O-। अब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है, तो बताओ क्या शिफ्ट होना चाहिए, हाइड्राइड, लेकिन ये शिफ्ट यहाँ हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब मेन टेंडेंसी इसकी ये देने की होगी। तो आपको ये पूछे कि क्या ये कैनिजारो देता है, तब आपको कहना है कि नहीं, मतलब इतनी कम देता है कि हम मना कर। लेकिन अब जैसे ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, इसके अच्छा इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, CHCl3 प्लस HCOO-। अब जैसे ये क्वेश्चन 14 में जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, ये ढूंढ के बताओ कौन से ऑप्शन में दे रखा है, जो क्वेश्चन नंबर 14 वाला ये है, ये वाला, देखो ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड वाज सब्जेक्टिव टू एज्यूम कैनिजारो रिएक्शन, लेकिन इसने तो वो ऊपर मेंशन ही कर दिया है ना, मैं ये वाला बात पढ़ेंगे तो फिर तो कोई कंफ्यूजन नहीं, इसने ऊपर मेंशन कर दिया सारा सारा कि ये एज्यूम करना है कि ये, क्योंकि मुझे ये मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन तो मेरे दिमाग में नहीं थी, ये एज्यूम करके, ये क्योंकि स्टूडेंट डाउट पूछता है तो ये पढ़,
तो इसका मतलब मेरे को ये था कि कहीं पे ये वाला प्रोडक्ट ही नहीं दे रखा है और ये प्रोडक्ट नहीं दे रखा है तो हम लोग ये सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इसको मेंशन ही कर दिया कि क्या अज्यूम करना है इसको, कैन जा, और फिर वहां पे ये बता देना है ना। चलिए अब देखो 20 तक और चेक करिए, बताइए 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है, कैनिजारो रिएक्शन ये है, तो इसके अंदर पूछा है आरडीएस क्या होती है जिसमें हाइड्राइड शिफ्ट होता है। हाँ तो बस आंसर कर दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें 30 तक चेक करिएगा। 30 तक चेक करिए, कोई क्वेश्चन में डाउट हो। 22 क्वेश्चन में देखो कार्बोनिल कंपाउंड को तो अल्कोहल में कन्वर्ट किया है और साथ में CHO जो है उसको किस में कन्वर्ट किया है, अल्कोहल के अंदर। तो अब यहाँ यार 4 रिएक्शन सीक्वेंस हैं, उन चारों पे अपने को एक एक जाके देखना पड़ेगा। तो उसके अंदर आपको मैं जैसे, या तो आपको किसी में डाउट हो, या मतलब जैसे इसमें दो तरह के डाउट बन सकते हैं, एक तो जो आंसर था उससे नहीं बन रहा है, या ये डाउट आ सकता है कि कोई आंसर नहीं है लेकिन उससे भी बन रहा है। दो ही तरह की डाउट, जैसे बताओ यहाँ पे ये AgNH3 होल ट्वाइस, ये क्या दे रखा है, टॉलेंस रिएज, तो ये तो CHO को ऑक्सीडाइज कर देता है, ये वाला काम। फिर H+ विद मिथाइल अल्कोहल, ये क्या करेगा, यदि एसिड है तो बताओ उसका क्या कर देगा, एस्टरिफिकेशन। और लास्ट में CH3 MgBr की रिएक्शन यहाँ दे रखी है। तो आप देखो यहाँ ए ऑप्शन से हम लोग, मैं बता देता हूँ, फिर आपका ऐसा डाउट है कि सर बाकी किसी ऑप्शन से ये वो, तो आप मेरे से पूछ लीजिए। देखो CHO, अब ये बताओ सबसे पहले क्या दे रखा है, टॉलेंस, इसको ऑक्सीडाइज करेगा क्या, नहीं, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, एक तरह से COO-। ये पहली स्टेप हो गई है ना, टॉलेंस से। अगली स्टेप में मिथाइल अल्कोहल विद H+, तो H+ इसको जैसे एक तरह से एसिड में ये कर दिया, मिथाइल अल्कोहल यहाँ दे रखा है, तो बताओ कौन सी रिएक्शन करा देंगे, एस्टेरिफिकेशन। तो ऐसे केस में ये यहाँ पे आया और यहाँ C डबल बॉन्ड O, बताओ ये क्या बन गया, OCH3। अब आप CH3 MgBr की रिएक्शन इसके साथ करा दीजिएगा, तो यहाँ पे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और यहाँ 2 बार अटैक कराएंगे तो SNA। ये तो हो गया ए ऑप्शन से आंसर। लेकिन अब आपको बाकी किसी ऑप्शन में ये हो कि उससे भी आंसर, देखो उससे आंसर नहीं आ रहा है तब तो आप सही कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि सर मैं उससे आंसर भी आ रहा है, तो आप इससे डिस्कस कर सकते हैं। 30 तक और चेक करिए। 26 क्वेश्चन, देखो 26 क्वेश्चन भी थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है वो देखो। 26 ध्यान क्या मतलब, थोड़ा ऑप्शंस वगैरह जो रहते हैं ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना रहता है, लेकिन देखो बन जाएगा। यहाँ OEP और यहाँ पे क्या आया, ये CN। देखो यहाँ 2 रिएजेंट है, एक है हाइड्रोजन निकल और एक है डाइवल, ठीक है। आप अपनी कॉपी में देखिएगा, मैंने एक बात लिखवाई थी, जैसे एसिड डेरिवेटिव में यदि, अब लेकिन पुरानी बात है, ये याद आए कि नहीं आई सारा, कि एसिड डेरिवेटिव में कौन सा एसिड डेरिवेटिव बहुत आसानी से हाइड्रोजनेट हो जाता है, वो है एसिड हैलाइड। वो सबसे पहले हमने लिखा भी था, बाद में हमने लास्ट में क्या लिखा था कि एस्टर, एनहाइड्राइड, ये सब अल्कोहल बनाते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एमाइन बना देता है, जैसे एमाइड क्या बना देगा, एमाइड RCH2NH2। तो उनमें देखना अपनी कॉपी में मैंने इनके आगे लिखवाया था लो यील्ड, है ना, लो यील्ड लिखवाया था, थोड़ा टेम्परेचर भी चाहिए। और कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाते जाते तो हमने लिखवा दिया था नो रिएक्शन, रिडक्शन की बात है, नो रिएक्शन। तो एसिड हैलाइड जो रहता है ना वो तो रिएक्टिव होता है, तो वो तो हाइड्रोजन विद निकल से रिएक्शन दे देता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रह गया कि आपको 2 रिएजेंट्स दिए गए, ठीक है। आप पहले तो इसमें हाइड्रोजन निकल, तो इन दोनों में इसका रिडक्शन आसानी से कर देना है, तो बताओ किस में कन्वर्ट कर देंगे, CH2NH2। डाइबेल है जिसको कहां तक लेके चला जाएगा, एल्डिहाइड तक लेके चला जाएगा, वहां तक। अब क्या है कि अब जब भी कभी यार, जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए ना कि कार्बोनिल ग्रुप बन जाए और साथ ही में कोई अमोनिया डेरिवेटिव बन जाए, जैसे यहाँ पे CH2NH2 मतलब अमोनिया डेरिवेटिव, तो आपको मैकेनिज्म पूरी मैंने लिखवा रखी है, लेकिन आप क्या करें, डायरेक्ट ऐसे करके क्या निकाल दें, प्रोडक्ट निकाल, ये यहाँ अटैक करेगा, ये OH में कन्वर्ट होगा, फिर वाटर ये रिलीज होगा, वो तो पूरा प्रोसेस है ही, आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये CH2NH2 में कन्वर्ट होगा, यहाँ डाइबेल है जिसको एल्डिहाइड तक यहाँ पे लेके चला जाएगा, और जब आप यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे फर्दर तो इसके बीच में अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड। हाँ ये भी है, हॉट एंड कोल्ड कुछ भी नहीं दे रखा है,
तो फिर ऐसा रहता है कि सर यदि नॉर्मली हम लोग लेके जाए तो अल्कोहल तक, लेकिन फिर कोई रिएक्शन इनके बीच में, जैसे कुछ जगह ऐसा दे रखा है कि एल्डिहाइड के एस्टर के साथ रिएक्शन करा के उसने एल्डिहाइड तक ही यहाँ पे रोक रखा है, तो वो थोड़ा क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ता है, क्योंकि यही तो कुछ एक दो क्वेश्चंस में ये गड़बड़ कर रखा होता है। जैसे इस बार भी जेई मेन जो फर्स्ट हुआ, सेकंड तो अभी चल रहा है, उसके उसके सॉल्यूशंस वगैरह तो अभी हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट में भी 3-4 क्वेश्चंस में ये रहा कि एनटीए के आंसर से सहमत नहीं थे कोचिंग के आंसर, तो फिर बाद में उनको चैलेंज किया जाता है। हाँ, उसमें क्या करते हैं वो लोग, क्वेश्चन में यदि चलने वाला जहां तक होता है तब तक तो वो उसको वो नहीं करते, बाकी तो कुछ क्वेश्चन बोनस भी कर, कुछ का आंसर भी चेंज ही करते हैं। इतना बड़ा एग्जाम है और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो बहुत सारा, लेकिन धीरे धीरे देखना ये सब चीजें उनको रेक्टिफाई करनी है। पहले जो जैसे जेई एडवांस वाले पेपर, बिल्कुल एक पेपर होता है आज भी, एक बार एक पेपर होता है साल भर में, एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आता है, रेयर कोई चांस उसमें भी। हालांकि कभी ऐसा हो जाता है कि जेई जेई ने एक बार तो पता है आंसर, एक क्वेश्चन में एक आंसर ऐसा दिया था ABCD ऐसे करके, यहाँ पे 2 आंसर दिए थे एक वजह से, और वो वजह ये थी कि जैसे SN1 SN2 का एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ही शायद वो अब शायद उसको इसमें ये कौन से ईयर में आया वो, लेकिन इसमें डाला नहीं अपने इसमें। उसमें चक्कर क्या था पता है कि एक स्टेटमेंट था जिसमें क्या था कि ये वाला कार्बोकेटाइन और ये वाला कार्बोकेटाइन, इन दोनों की स्टेबिलिटी से रिलेटेड था, मतलब कोई रिएक्टेंट ऐसा दे रखा था जिसमें इंटरमीडिएट बनते हैं ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अब चक्कर क्या है कि कार्बोकेटाइन कोई की स्टेबिलिटी कोई मैथमेटिकली प्रूव करते नहीं है, ये होता है कि भाई ये ड्यूरिंग रिएक्शन बनते हैं तो रिएक्शन कितनी देर। इन जनरल यहाँ तो हो रहा है रेजोनेंस, और यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तो इस वजह से क्या रहता है कि इनकी जो स्टेबिलिटी है नियर अबाउट सेम होती है। लेकिन यदि हल्का सा अंतर देखा जाए तो कुछ बुक्स इसको फेवर करती हैं, कुछ बुक्स इसको फेवर करती हैं। अब आईआईटी क्या ऐसे कंट्रोवर्सी में पड़ता नहीं है, लेकिन उसने क्वेश्चन डाल दिया था फिर ये, तो फिर उसमें क्या था कि एक ऑप्शन जो था वो ये प्रूव कर रहा था कि ये मोर स्टेबल है, एक ऑप्शन ये, तो फाइनली फिर क्या हुआ कि उन्होंने आंसर दिया ABC एंड ABCD। जिस बच्चे ने ये समझ के किया हो तो भी उसका सही आए। फिर ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को कंटेंट वगैरह में नहीं रखा, क्योंकि वो खुद आईआईटी कंफ्यूजन में वहां था ये सब में, तो क्योंकि इनके एविडेंस मिले नहीं ना, तो अब ये रहता है कि हम लोग क्या करें। तो इसमें देखो आज भी इसमें अलग अलग व्यू रहते हैं, लेकिन एक बार एक मेडिकल एग्जाम के अंदर ये पूछ के फाइनली उन्होंने बोला कि नहीं यही वाला। तो अभी कभी आपको देखो आपको कभी वैसे ऐसा नौबत आएगी नहीं, आए तो दोनों की स्टेबिलिटी बराबर, लेकिन ये जैसे 11th में कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी वगैरह में कोई ऐसा नौबत आ जाता है तो बता दो कि ये अब अपने को थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल के साथ जाना है, दोबारा इसके साथ जाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रहता है, तो एडवांस में रेयर कोई ऐसा मिलता है, यहाँ पे थोड़ा कई बार नहीं। चलो 30 तक और चेक करो, फिर हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे भी। 30 तक कोई डाउट हो तो यहाँ बना भाई, सभी सही है ना। चलो 40 तक एक बार चेक कर लो, 40 तक दो 4 मिनट और, फिर आधे घंटे से ज्यादा डिस्कशन है ना। 40 तक एक बार चेक कर लो, या नहीं कर पाए, कहाँ तक किया आपने? 30 तक ही किया। चलो लेकिन अब आगे फिर इसको बनाइएगा। अब एडवांस वाले में देखो कितना क्वेश्चन है, थोड़ा सा यार इनको करो ताकि हम लोग हाइड्रोकार्बन की डिस्कस वगैरह करें। तो अब देखो यार, अपनी क्लास जो है ना, अपनी क्लास अब कब है, आज क्या, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इसको करो यार, करके लाएंगे इसको फिर। हाँ, 31 तक कर लाओगे, है ना, सुबह। हाँ ये इतनी वैसे इतनी जल्दी की वो है नहीं, बड़ा तो यार ये तो डिस्कशन का था, वैसे ठीक है बड़ा लिख देंगे, लेकिन ये तो दिखना होगा। ठीक है अभी आगे लिखेंगे तो वो तो चलो देख, आप तो 31 तक करो यार इनको क्वेश्चन को, है ना। 31, हाँ एडवांस 31 तक थोड़ा लगो। जेई एडवांस, जेई मेंस प्लस जेई मेंस का तो होमवर्क पिछले घंटे ही दे दिया था, जेई एडवांस वाली एक्सरसाइज करके जाओ, है ना। नहीं है ज्यादा, देखो न्यूमेरिकल्स है नहीं, रिएक्शंस हैं। अब 30 क्वेश्चंस को भी हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना तो यार लैंगिक बहुत ये हो जाए, इतना तो थोड़ा लोड है यार, है ना। आज का दिन है, अगला दिन है, तो तब तक फिर क्या करो, थोड़ा थोड़ा कोशिश करके और करिए, फिर आप डिस्कशन में लेकिन देखते हैं जहां तक ही आ जाए तो। चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। रिमर टिमन रिएक्शन में पूरा हो गया था सारा, कोई कोई
हाँ, इसको एक बार बताना है सैलिसिलिक एसिड वाला, बाकी सारा ये हो ही गया था। देखो देखो क्या रहता है, इसको फटाफट देखते हैं आप। सैलिसिलिक एसिड की मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। देखो ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा बेस की प्रेजेंस में, है ना। और फिनॉक्साइड आयन बनके और फिर क्या होगा, इसको डीलोकलाइज करें अपन। अब ये जो CCl4 है, इसमें क्या क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ऐसे केस में ये एनाइन अटैक करता है इस पे और यहाँ से Cl हट जाता है। ये डायरेक्ट आप ध्यान रख लेना कि भाई COOH यहाँ कनेक्ट हो जाता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ लेकिन ये समझ आ जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ H लगा है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। ये यहाँ पे ये हो गया। अब इसके अंदर क्या है, कोई नेगेटिव चार्ज तो यहाँ है नहीं, इसको टॉटोमराइज करा दीजिए। टॉटोमराइज कराएंगे तो ये बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे O-, कार्बन यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और यहाँ आ गया H। अब अपने पास यहाँ है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम है मतलब OH- है, तो बताओ क्या करेगा, वो तीनों Cl को रिप्लेस करके तीन क्या लगा देगा, OH। और साथ में मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि बेसिक मीडियम है तो ये भी जैसे फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH। बताओ क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। वाटर रिलीज हुआ तो बताओ क्या बच गया, अब यहाँ पे O- आ गया इधर। बताओ क्या इसमें कन्वर्ट हो गया, COOH, और फिर इसको H+ वाटर के थ्रू मिल जाएगा तो सैलिसिलिक एसिड। तो इसको डायरेक्ट ध्यान रख लीजिएगा कोई। हाँ जी। हाँ, वो तो एक सिंपल प्रोसेस वो ये रहता है, जैसे यहाँ पे अब H नहीं जाएगा यार। जैसे यहाँ पे यदि H यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ H जाती है एरोमेटिक। अब यहाँ नेगेटिव है नहीं तो आप क्या कराते, ऑटोमराइज आगे, मतलब इसको एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन होता है मेन, क्योंकि वो आपस से एरोमेटिक होना है। यहाँ नेगेटिव हो तो H को वो ले लेता है, यहाँ पे देखिए ऐसे। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शंस जिसके अंदर की कार्बिन एज ए इंटरमीडिएट बने। उसमें लास्ट की दो रिएक्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको यहाँ बता दिया। अब इसके अंदर एक, इसको लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाइट्रीन, नाइट्रीन भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट। लिखो, नाइट्रीन के बारे में लिखूंगा। नाइट्रीन, नाइट्रीन इज ए न्यूट्रल स्पीसीज। नाइट्रीन is a neutral species having nitrogen atom having nitrogen atom with 6 valence electron, having nitrogen atom with 6 valence electron. एक और पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं, it is it is an it is an electron deficient nitrogen. It is
an electron deficient nitrogen containing species. It is an electron deficient nitrogen containing species. देखो नाइट्रीन में क्या है यार कि इस तरीके का इंटरमीडिएट, ये कार्बिन जैसा ही यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे इस तरह की स्पीसीज देखो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल स्पीसीज है। ऐसे ही इस तरह की स्पीसीज जो है वो क्या बन जाती है, ये क्या हो जाती है नाइट्रीन यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो एक तरह से लुईस एसिड की तरह यहाँ पे वर्क होता है। नोट करिए, एक दो एग्जांपल्स देखिए नाइट्रीन वगैरह पे। अब इसको बस नाइट्रीन के लिए इतना सा सफिशिएंट है। नाइट्रीन को लेके कभी इंडिविजुअली कभी बात नहीं की आई थी जेई मेन में कभी कि नाइट्रीन पे कुछ क्या होता है कि क्या नहीं होता, विद इन कार्बिन क्या होता है क्या नहीं, तो कुछ रिएक्शंस पे। अब इसमें देखो पता है ये बहुत रिएक्टिव स्पीसीज होती है, तो ये ड्यूरिंग रिएक्शन जो है ना, ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम जो है ना जैसे बनने लगता है तो तुरंत कोई ग्रुप अटैक करके इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता। मतलब ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन बनते हैं, लेकिन ये तो इतना रिएक्टिव होता है ये पूरी तरह से बन नहीं पाता, उससे पहले ही अटैक हो जाता। अभी समझ में आएगी बात, है ना। तो ये नाइट्रीन यहाँ पे हो गया। अब नाइट्रीन ऐसी रिएक्शन जिसमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट बन रहा हो तो वो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा हॉफमैन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और इस पे मार्क करिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन है और इस पे अपने इसमें एनसीईआरटी के जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन हैं या वैसे ये रिएक्शन बहुत बहुत काम आते हैं। मतलब नाइट्रीन में यही रिएक्शन ऐसी है जो सबसे इंपॉर्टेंट। हॉफमैन ब्रोमेमाइड, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है भाई वो मैं जो बोल रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ये यहाँ पे है। अब देखो ये रिएक्शन क्या है, इसके अंदर पहले बात तो देखो नाइट्रीन में आता है नाइट्रोजन, तो इसके या तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट इस तरह का बन रहा होगा जिसमें नाइट्रोजन आए, और ये जैसे एमीन्स वगैरह बनने की जैसे एक तरह से ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए जिनमें कि एमीन्स बन रहा होता है ना, RNH2 या फिर PHNH2 एनिलीन ये सब बन रहा है। तो ये रिएक्शन देखो ये बोर्ड में भी आ सकती है RCONH2। यदि इसमें हम लोग मिला दें ब्रोमीन, देखो ब्रोमीन की जगह हम कुछ और भी मिला सकते हैं। ब्रोमेमाइड है तो इससे रिलेटेड इससे ब्रोमीन लेके हम समझा रहे हैं, बाकी Cl2 वगैरह भी। साथ में यहाँ पे एक बेस चाहे NaOH ले लो चाहे KOH, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो डिग्रेडेशन, मतलब इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होके प्रोडक्ट बन रहा होता है। तो आप पता है क्या करो कि रिएक्शन बस इतनी सी है कि आप इस CO को यहाँ से गायब कर दो, बताओ क्या बन गया RNH2। देखो बाकी साइड प्रोडक्ट है उससे कोई लेना देना है नहीं, तो कुल मिला के रिएक्शन तो बस इतनी सी है कि आपको हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन से ऐसे याद आना चाहिए कि एमाइड में बताओ हमने मिलाया क्या, क्या मिलाया बताओ, ब्रोमीन विद NaOH। लेकिन यहाँ पे चक्कर पता है क्या है, मिक्स मत होने देना चीजों को। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, बताओ क्या मिलाते हैं उसमें, आयोडीन विद NaOH, ऐसा ही रिएजेंट ये हुआ। तो थोड़ा सा क्या है कि जितना थोड़ा पढ़ेंगे ना उतनी ही चीजें यहाँ पे ब्रोमीन विद NaOH, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको मिला के और क्या लिख सकते हैं हम लोग NaOBr, लेकिन उनको अलग से लिखेंगे। अभी बताओ यार प्रोडक्ट सभी को क्या बनेगा बताओ, RCONH2 से क्या बन जाएगा RNH2। तो इसका मतलब यदि सिंपल ऐसा क्वेश्चन रहा तो हम आराम से बनाएंगे। अब देखिए कुछ साइड प्रोडक्ट भी यहाँ लिख लीजिएगा, NaBr बन जाएगा प्लस Na2CO3 बन जाएगा, H2O वगैरह ये सब भी यहाँ बन जाएगा। मैकेनिज्म के बारे में इसकी जानकारी होनी चाहिए। नाइट्रीन में जितनी रिएक्शंस हैं उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसी पे मेनली क्वेश्चंस वगैरह भी है, बाकी की कुछ रिएक्शंस है लेकिन उनमें इतना क्वेश्चन वोश्चन का ये नहीं है ना। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, अब देखो यहाँ हम लोग मैकेनिज्म क्या है, RCONH2। देखो यहाँ क्या होगा यदि हमने बेस लिया है तो बेस इस H से, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बताओ, एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ से H ले लेगा और H लेने की बात में RC डबल बॉन्ड O NH, बताओ क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। आपको याद है मैंने एक बात आपको बताई थी, जैसे RNH2 उसे CH3 MgBr एक बार रिएक्ट कर लेगा
और एक H ले लेगा तो बताओ उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। बताओ वापस से CH3 MgBr जा पाता है क्या उसके पास, नहीं। तो अब एक बार एसिड बेस होने के बाद में यहाँ नेगेटिव आया, तो अगली स्टेप में इसमें क्या होगा कि जो ब्रोमीन है ये उसके साथ इंटरेक्ट होता है, मतलब हेलोजन के साथ। अब हेलोजन में क्या होता है, जब एनाइन या पाई बॉन्ड वाली स्पीसीज इसकी तरफ मूव करती है तो यहाँ बॉन्ड पोलराइजेशन हो जाता है, और इसकी वजह से यहाँ Br माइनस रिलीज होगा। Br माइनस क्या करेगा, फिर NaOH के Na के साथ मिलकर क्या बना देगा, NaBr यहाँ पे। तो ऐसे केस में इसमें Br माइनस यहाँ रिलीज हुआ, और ये प्रोडक्ट देखो ये बना R C डबल बॉन्ड O, यहाँ N, इस पे H, और यहाँ लगा देते हम लोग Br। जैसे आप देखो यहाँ R C डबल बॉन्ड O, N पे H, यहाँ पे Br, ये लिखो यहाँ तक आप। मैकेनिज्म तो इसकी आनी चाहिए, पहले एसिड बेस रिएक्शन हुई, देन ये ब्रोमीन से इंटरेक्ट। अब बताओ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हट गया, तो बताओ कौन इंटरेक्ट हो जाएगा इससे, OH माइनस। OH माइनस इंटरेक्ट होके और इससे यहाँ पे क्या ले लेगा बताओ, ये H को ले। तो आप ऐसा लिख लो R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N पे आया नेगेटिव चार्ज, और ये Br है। ठीक है, अब एक बार के लिए सभी स्टूडेंट ध्यान देखिए। देखो यार यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है ना, उसमें यहाँ पे देखो 2 to 4, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो 6। एक्चुअली पता है यहाँ क्या होता है, यहाँ से ये इस पे नेगेटिव, यहाँ ब्रोमीन लोन पेयर वाला, यहाँ ब्रोमीन यहाँ से हटता है। तो जब ब्रोमीन यहाँ से हटेगा तो ऐसे केस में यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन यहाँ पे बन रहा है। तो बताओ क्या इंटरमीडिएट बन रहा है यहाँ, नाइट्रिन। लेकिन चक्कर यह है, जैसा अभी मैंने बताया कि ये नाइट्रिन इतनी रिएक्टिव स्पीसीज होती है कि इस तरह का, अब कुछ बुक्स में तो क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये बताना हो कि नाइट्रिन, ऑन पेपर लिखकर एक्सप्लेन करने में बुराई नहीं कि भाई उन्होंने एक एक्सप्लेन कर दिया कि देखो हो क्या रहा है कि ये नाइट्रिन ये बनी, और वैसे जनरल मेंशन कर दिया कि जैसे ये होता है तो एक साथ। तो यहां से जब ये ब्रोमीन हटता है तो नाइट्रिन, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि इतनी रिएक्टिव स्पीसीज है कि जैसे ही ये यहाँ से हटने लगेगा तो वैसे ही और प्रोसेस साथ में हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे एक तरह से जो वुल्फ रीअरेंजमेंट में हमने जैसा पढ़ा था ना, उस तरीके का यहाँ रीअरेंजमेंट होता है, और यहाँ से एल्काइल ग्रुप जो है वो इस तरह से यहाँ शिफ्ट होता है, और बताओ इधर से क्या रिलीज हो जाएगा, ये ब्रोमीन रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि बताओ हॉफमैन ब्रोमेमाइड में इंटरमीडिएट क्या बना, नाइट्रीन बनता है। मतलब इसको आप ऐसे समझिएगा कि यहाँ से जो एल्काइल ग्रुप होता है, ये एल्काइल ग्रुप नाइट्रो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ से ये हटने लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन बनता है, लेकिन एक्चुअली ये प्रोसेस एक साथ यहाँ पे ये हो जाता है। तो शिफ्टिंग इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन की तरफ। यहाँ पे यदि बेंजीन रख देंगे तो फिनाइल ग्रुप इधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो यार अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे क्या रिलीज हो गया बताओ, Br माइनस। अब यहाँ जो प्रोडक्ट बना वो बताइए क्या बनता होगा, R के साथ किसको कनेक्ट किया, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। ये नेम RMGX में थोड़ा सा आया होगा। अब देखो इसमें मिलाते हैं पानी, H2O। पानी जब मिलाएंगे, अब देखो इसमें देखो एक बात है, वाटर जब मिलाते हैं मतलब इसको एक्वस फॉर्म में काम में लिया आपने, एक्वस NaOH लिया, लेकिन वो मेंशन नहीं करते क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें, बस इतना सिंपल मेंशन करके देते हैं क्योंकि प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट ये जान, ये सब आपको भी पता होना चाहिए। इसका हाइड्रोलाइसिस, इसका जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये यहाँ से टूटेगा, और यहाँ से टूट कर कैसे ये होता है मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप देखो जो वाटर है उसमें बताओ इधर तो कौन चला जाएगा, ऑक्सीजन, इधर H, बताओ क्या आ गया यहाँ पे, RNH2 प्लस बताओ क्या बना, CO2। अब देखो यहाँ पे है NaOH, जब भी कभी CO2 बने और साथ में NaOH हो तो बताओ मिलकर ये क्या बना देंगे, Na2CO2। तो ये देखो यहाँ प्रोडक्ट बन गया एमाइन। तो ये एमाइन के बनाने, हमारा चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमाइन। तो एमाइंस की एक तरह से मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शंस यहाँ पे सारी कवर हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात और कि जो रीअरेंजमेंट ये होता है ना, ये यहाँ RDS है। इसके बारे में देखो क्या किया गया था, एक बार जेई ने पूरा पैराग्राफ दिया, सारा मैकेनिज्म लिखा हुआ था, उस पे 2-3 क्वेश्चन पूछो, बहुत पुरानी बात। तो ये वाला क्वेश्चन जो उसमें मेंशन था, इसमें RDS जैसे स्टेप के नंबर लीजिए 1 2 3 4, तो ये हमें पता होना चाहिए, याद की भाई याद होना चाहिए RDS यहाँ कौन सी है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, पैराग्राफ बना के दिया था।
तो ये मैकेनिज्म लिखो आप, और इसको लिखकर एक दो बार और याद करो। नाइट्रीन की जो अदर रिएक्शंस है ना, उसमें ये नहीं। देखो इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बोर्ड वोर्ड में तो ये केवल एक रिएक्शन है, बाकी नाइट्रीन की अदर रिएक्शन से कोई लेना देना। यदि हम नीट वाले बच्चों की बात करें जिनके एग्जाम का लेवल आपसे काफी कम होता है, जेई मेन से भी कम होता है, उनमें भी वो सब ये कुछ नहीं पढ़ते, उसमें कुछ नहीं पढ़ते। ये वो सिंपल, उनके लिए बस इतना सा जानकारी काफी है, ये वाली लाइन और इस पे। जैसे उसमें पढ़ाने में क्या करते हैं, यहाँ आर की जगह अलग अलग ग्रुप रख के उनके लिए वो डिफरेंट टाइप वाले क्वेश्चन हो गए, क्योंकि इतनी ही नीड होती है, इतनी नीड होती है। यहाँ पे आर की जगह एक बार ये रख लिया, फिर वो रख लिया, ये सारा। तो इसका मतलब ये तो वहां तक बात ठीक है, लेकिन अपने को यार इन सब पे जाना पड़ेगा। अपने एग्जाम का लेवल जो है ना वो उनसे ज्यादा है, तो ये सब पे थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। ये तो इम्पोर्टेंट है। अरे आप ये बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हो भाई, है ना? पढ़ना यार, संभाल, वरना तो ये अभी इस टाइम में ना ऐसे हो जाएगा कि हो क्या रहा है कि अभी है ना रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड को शुरू से रिवाइज आप करते रहिएगा और आराम से यहाँ पे फिर काम बन जाएगा। अब इसमें एक और बात मेरी सुन लीजिएगा, कि मैं आपको, चाहे आपको लिखना है कि नहीं लिखना है वो आपके लिए लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ये वाटर इसके साथ कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन आप डायरेक्ट जो मैंने बताया उससे कर लीजिएगा। देखो ये इस पे अटैक किया, ये इधर शिफ्ट आर, बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बताओ क्या बना ये, O-। बोलो यार यहाँ तक ठीक है। वोल्फ रीअरेंजमेंट में भी जो कीटीन बना था उसमें हम लोग इस तरह से ये कर रहे थे। अब इससे अगली स्टेप में प्लस माइनस H, यहाँ से क्या रिलीज होगा, H प्लस, वो किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो ऐसे केस में यहाँ बन गया R। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हटाओ, तो यहाँ आ जाएगा RN डबल बॉन्ड C, यहाँ OH, और बताओ यहाँ क्या आया, OH। यहाँ से हो जाएगा टॉटोमरेज, तो ये बन गया RNH C डबल बॉन्ड O OH। अब इसमें क्या है, ये बेसिक साइट है, तो ये H प्लस जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफर इधर यहाँ हो जाएगा, RNH, ये पॉजिटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O माइनस, नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होकर ये इधर गया, तो RNH2 प्लस, बताओ क्या रिलीज हो गया, CO3। ये मैंने एक बार बता दिया। अब मैं एल्काइल आइसोसाइनेट जहां बनेगा H2O दिया रहेगा, तो मैं डायरेक्ट अब ऐसे, क्योंकि एक बार मैंने बता दिया है कि कैसे ये होता है, यहां से कट किया इसको, ये कर दिया। हाँ, कौन सा क्या कर सकता है, किस पे, बोलो बोलो। वो लोन पेयर किस पे अटैक कर सकता है, नाइट, ज्यादा डेफिशिएंट कौन सा होगा बेटा? जैसे CO2 की रिएक्शन कराते हैं RMGX के साथ, CO2 की रिएक्शन, है ना, तो किया ना आपने, RMGX जो है उसका अटैक करवाया यहाँ पे। ऐसे RNCO की रिएक्शन भी आपने पढ़ी, RMGX के साथ कहाँ अटैक कराया जाए। तो इसमें ये डेफिशिएंट है, इन इसमें और इसमें ज्यादा डेफिशिएंट कौन है, कार्बन यहाँ पे, है ना। तो ये सब, और दूसरी बात यहाँ पे एक और है, ये तो चलो फिर भी कॉन्सेप्चुअल है, कि यहाँ जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म के अंदर कई बार तो कुछ स्टेप्स ऐसी आती हैं जो कि हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। तो फिर भी चलो ठीक है कि डेफिशिएंट है, वहां पे हमने अटैक करा दिया, इधर से इधर यहाँ पे ये एसिड बेस रिएक्शन CO2 रिलीज होकर ये लिखा सभी नहीं है ना। हाँ, चलिए अब कुछ थ्योरी पॉइंट्स हम लोग नोट करेंगे। एक तो आप ऐसा लिख लो
shifting of alkyl, शिफ्टिंग मतलब ये बात है इन हाइड्रो ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो उसको बार बार रिएक्शन को नेम लिखने की जरूरत नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ एल्काइल और एराइल, एराइल मतलब जैसे एरोमेटिक कोई ग्रुप हो, और एल्काइल मतलब एलिफेटिक ग्रुप हो, मिथाइल इथाइल। शिफ्टिंग ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, टुवर्ड्स electron deficient nitrogen atom takes place. In this reaction, shifting of alkyl or aryl group towards electron deficient nitrogen atom takes place. इस रिएक्शन के अंदर एल्काइल और एराइल ग्रुप की नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन की तरफ यहाँ पे शिफ्टिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, it is an intramolecular, it is an intramolecular rearrangement reaction, it is an intramolecular rearrangement reaction। देखो इसका क्या मतलब, देखो समझना आया, जैसे इस तरीके के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, इस तरीके के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो रहेगा वो अपने ही मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन पे शिफ्ट होता है, ये ऑब्जर्व किया गया। ऐसा नहीं कि दूसरे मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन है तो ये वहां शिफ्ट हो जाए। तो बताओ शिफ्टिंग कैसी देखी गई है, इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट अभी क्वेश्चन से समझ आएगा, आप लिख लो, इफ टू डिफरेंट एमाइड्स आर टेकन, if two different amides are taken, then cross products are not, क्रॉस प्रोडक्ट आर नॉट। देखो इसका मतलब अभी एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, एक एमाइड हमने ये लिया, एक एमाइड दूसरे तरह का लिया जिसमें डिफरेंट एल्काइल, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग होती है, मतलब ये एल्काइल ग्रुप अपने ही नाइट्रोजन पे अटैक करके सेल्फ प्रोडक्ट बना रहा होगा, और ये दूसरा वाला एल्काइल ग्रुप अपने नाइट्रोजन पे। ऐसा प्रोडक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है कि ये एल्काइल ग्रुप दूसरे वाले नाइट्रोजन पे अटैक करते हैं, लेकिन ये बात अभी क्वेश्चन के थ्रू हम क्लियर करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, if alkyl group is chiral, जैसे यहाँ जो ये शिफ्टिंग हो रही है ना जिस ग्रुप की, यदि ये काइरल है तो ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ शिफ्ट होता है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज मेंटेन। इफ एल्काइल ग्रुप इज काइरल, if alkyl group is chiral, then product is formed with retention of configuration, product is formed with retention of configuration। अब देखो एल्काइल ग्रुप की यहाँ शिफ्टिंग हो रही है, और जनरली जब शिफ्टिंग होती है या माइग्रेशन होता है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का क्या ऑर्डर होता है बताओ, HPH देन R, इस तरीके का ऑर्डर हम लोग जानते हैं। अब देखो यार, ये मैं मैकेनिज्म को यहीं पे रख रहा हूँ और मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर बताइएगा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 48। चलो क्वेश्चन यहाँ ये है कि CH3CH2CONH2, और इसके अंदर आपने ले लिया जैसे यहाँ पे ब्रोमीन विद NaOH। देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं NaOBr, है ना, इस तरह से भी लिखा जाए। Cl2 विद NaOH भी लिया जा सकता है ना, Cl2 विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ लिख सकते हैं। तो इसका आपको प्रोडक्ट बनाना है। देन इसके बाद में CH3CH3CONH2 ये रहा इसमें, और तीसरा यहाँ इस तरह का ग्रुप ये बना देते हैं C डबल बॉन्ड OH। तो प्रोडक्ट बनाना तो आसान टास्क है, तो प्रोडक्ट बनाने के साथ आप प्रोडक्ट बनाइएगा, और इससे रिलेटेड रेट ऑफ रिएक्शन R1, ये हो गई R2 और ये हो गई R3।
प्रोडक्ट बनाइएगा, R1 R2 आप एरो के नीचे भी लिख सकते हैं। फिर यदि मान लो ऐसा कुछ पूछ ले कि रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन ज्यादा तेजी से यहाँ पे ये होगी, तो फिर उस पर हम लोग बात कर लेंगे। पता है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन का कोई भी क्वेश्चन आपको दे, प्रोडक्ट बनाने के लिए बताओ किसको आप हटा दीजिएगा, सीओ, रिएक्टेंट से सीओ को हटा दीजिए, तो वो फिर तुरंत वहां पे क्वेश्चन बन जाए। किया यार आपने ये, है ना। अब मुझे ये बताओ R1 R2 R3 में रेट का क्या होना चाहिए, R3 देन R2 देन R1। तो इसका रीजन ये है कि जब माइग्रेशन होता है तो 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एल्साइड। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं, क्योंकि ये सब रेट पे कभी बात बात नहीं की गई है। तो प्रोडक्ट यहाँ आसानी से बनेगा, प्रोडक्ट आप यहाँ पे बना देंगे, और रेट वगैरह में R3 R2 R1 जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा, वो यहाँ प्रोडक्ट। तो हमने दोनों तरह से बात कर ली, प्रोडक्ट भी बना के देख लिए। और अब प्रोडक्ट में क्या है कि प्रोडक्ट में यहाँ से सीओ हटाना है, और ये लाइन सीओ हटाया और ये आंसर था। ये प्रोडक्ट भी मैंने लिख दिए, है ना। आगे बढ़े, है ना। अब ये भी आसान क्वेश्चन, इसमें आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, रेट है R1 R2 R3, रेट को कंपेयर कर। बताइए क्वेश्चन किस बात पे डिपेंडेंट, कि आपको ये याद आ जाए कि ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, तो ये याद आ जाए। जैसे होता है ना सर, इसमें तो कोई लेना देना नहीं, सीओ को तो हटाना है, इन सीओ सीओ को कब हटाना है ये मुश्किल हो जाता है जब रिवीजन कम, है ना। और कहीं से हटा है तो चक्कर पड़ जाएगा फिर, है ना। तो इसलिए इसको थोड़ा सा दिमाग में है कि हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो इसलिए जो ये सब्जेक्टिवली थोड़ा थोड़ा याद करना है नेम रिएक्शंस को, ये तो पॉपुलर हो, तो वो थोड़ा इसका कि हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, एमाइड से सीओ ग्रुप को हटाइए, देन प्रोडक्ट यहाँ बन जाए, इस तरह से। तो ये सब बेकार क्वेश्चन, है ना, बेकार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें करना क्या है, सीओ को हटा दिया, रेट वेट तो किसी बताओ, रेट का भी क्या ऑर्डर आ जाएगा, R3 R2 R, मतलब ये सब तो आपके लेवल, है ना। तो वाली बात, अब इसमें कुछ बनता भी नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि रिएक्शन इतनी आसान है। तो आगे देखिए कुछ क्वेश्चन ही बनाते, लिखा यहाँ तक आपने R3 R2 R1, क्योंकि यदि डिफरेंट टाइप की बेंजीन रिंग है तो जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहता है उसका माइग्रेशन ज्यादा इजीली यहाँ पे। आंसर में यही है, सीओ ग्रुप को हटा दीजिए, सीओ ग्रुप को हटा दीजिए, सीओ ग्रुप को हटा दीजिए, तो इस तरह से एनिलिन भी यहाँ फॉर्म हो जाए, है ना, एनिलिन यहाँ बन जाए। आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन आया कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें भी क्या करना है बताओ, किसको हटा देना है, सीओ, और जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका वो का वो ही मेंटेन रह जाएगा। तो ये हमें यहाँ ध्यान भी रहेगा, फिर जैसे इसका एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप सीओ को हटा के प्रोडक्ट बनाएंगे तो भी एस कॉन्फ़िगरेशन।
बताओ यार, बन गए ये सब, है ना? आसानी क्वेश्चन। यहाँ सिर्फ सीओ को हटाना है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहना है, तो उससे रिलेटेड ये प्रोडक्ट है। आगे बढ़े इसमें, है ना? हाँ, लिखो लिखो, थोड़ा जगह चाहिए तो, है ना? मिटा दो। नहीं, मैकेनिज्म नहीं बिठाना, मैकेनिज्म नहीं बिठाना है, उसमें जरूरत पड़ेगी। जरूरत क्या पड़ेगी बोला, अभी कुछ भी पूछ लेगा कोई तो फिर वापस लिखना, तो इसके इससे यहाँ पे देखो, CH3CO NH2, ये है कार्बन 14, मतलब आइसोटॉपिक। साथ में हमने लिया PHC डबल बॉन्ड O NH2, हाँ ना? 14 तो नॉर्मल होता, तो कितना लिखे? 15। 15। अच्छा, इसमें मैं क्या करता हूँ, स्टार लगा देता हूँ बस, है ना? अच्छा, ये कौन सा 14, है ना? ये सही है ना? हाँ, ये तो सही है ना, है ना? चल, अब इसमें क्या किया, यहां ले लिया ब्रोमीन, ब्रोमीन विद NaOH, नहीं? अच्छा, अब देखो, जब हम लोग ये रिएक्शन यहाँ पे करें, तो देखो एक प्रोडक्ट हो, यहां से हमने क्या हटाया बताओ? CO। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बना? CH3NH2 और विद आइसोटॉपिक नाइट्रो प्लस, ये मतलब ये यहाँ प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट बताओ क्या बन जाएगा? PHNH2, ये प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, ये भी यहाँ बन जाएगा। लेकिन अब यदि हम बाकी की बात करें कि जैसे CH3NH2, बताओ ये प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और यदि यहाँ बात किया जाए PH विद आइसोटॉपिक नाइट, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा क्या? तो उसका रीजन यहाँ से ये है कि इंट्रामोलिक्यूलर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, कि जो एमाइड, मतलब ये एल्काइल ग्रुप अपने ही नाइट्रोजन पे जाएगा, तो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ नहीं बनेगा। जो मैंने एक क्वेश्चन आपको बता रहा था, काफी पुराना क्वेश्चन था वो, कि आईआईटी के अंदर ये पैराग्राफ देके दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन RDS स्टेप वाला था, दूसरा इन्होंने इस तरह का ये क्वेश्चन फ्रेम किया था कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन बहुत आसानी से, क्योंकि ये सब तो पढ़ते ही हैं जब भी ये सब चीजें आती हैं, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन यहाँ हॉफमैन ब्रोमीवाइड पे बनते हैं, कि आराम से यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट्स को अपने को नहीं बनाना है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, इसको लिख लीजिएगा पहले। एक ये भी ध्यान रख लेना यार, ये अपने शीट में एक जगह कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ एमाइड ये दे रखा है, और यहाँ दे दिया जैसे ब्रोमीन, और अब KOH वगैरह भी ले सकते हैं, NaOH भी। लेकिन देखो क्या करते हैं यहाँ, वाटर काम में लेते हैं हम लोग, मतलब डाइल्यूट बेस काम में लेते हैं, उस वाटर को लिखते नहीं है, वो एक अलग बात है, लिख भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं कि जैसे आपने एक्वस बेस काम में लिया, लेकिन ड्यूटेरियम वाला, तो आपको क्या करना करना है कि आपने यहाँ जैसे इसमें लिख दिया, जैसे KOD या NaOD आप लिखो, जैसे जो भी है, जैसे NaOD ये आपने लिखा, तो इसका मतलब यहाँ एक्वस जो बेस काम में लिया गया है ड्यूटेरियम का, तो पानी भी यहाँ पे बताओ कौन सा हो जाएगा? D2O। चाहे D2O मेंशन करे या नहीं करे, यदि NaOD है तो इसका मतलब साथ में क्या लिया गया है? D2। अब देखो, आप यदि यहाँ प्रोडक्ट देखेंगे, बताओ NaOH होता है यहाँ पे, NaOH साथ में H2O, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन रहा होता है? CH3NH2। बताओ यहाँ पे क्या कर देंगे? ND। बस इतना सा यहाँ ध्यान, इतना सा ये ध्यान रखना कि जो जो एमाइन बन रहा है, उस एमाइन के अंदर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आ जाएगा, यदि हमने बेस ऐसा काम में लिया जिसमें कि ड्यूटेरियम में। बेस काम में लेने का मतलब कि हमने डाइल्यूट बेस जो काम में लिया है, तो D2O भी इसके साथ में काम में लिया। कई बार वो D2O नहीं लिखते हैं, तो फिर यहां से समझ में आ जाएगा, भाई ड्यूटेरियम है तो H की जगह D लगा दीजिएगा। ये सब तो हो गई छोटी मोटी बात, है ना? अब एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें और करते हैं, जैसे अपना जेई एडवांस तक का काम, जेई मेन जेई एडवांस तक का काम यहाँ पे खत्म, ठीक है? लेकिन एक आधा क्वेश्चन देखो, है ना? एक क्वेश्चन, ठीक है? हाँ जी, ये लिख लो, मैं इधर लिख देता हूँ, अब मैकेनिज्म का कोई काम नहीं है मेरे को, है ना?
अच्छा, एक मैं ये क्वेश्चन दूं उससे पहले एक बात हो, है ना। देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O NH R। देखो, एक बार मैक्रिन देखना, मैक्रिन की जरूरत पड़ गई है अभी एक बार। बताओ, जब वो मैक्रिन थी तो उसमें देखना देखना यार, ये समझ। सबसे पहले बेस NH2 से क्या हटा रहा है, H। एक H हटा, फिर नेगेटिव आया और उसने ब्रोमीन पे अटैक किया, और फिर अगली बार एक H और हटा। तो इसका मतलब ये है कि अपने को नाइट्रोजन पे कितना H होना चाहिए रिएक्शन के लिए, 2 H यहाँ पे होके फिर रिएक्शन यहाँ बने। तो ऐसे केस में यदि आपको 2 डिग्री एमाइड जैसे ये दे दिया, और यहाँ पे बोला गया कि हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्या ये वाला एमाइड देगा क्या, तो आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन अटक जाएगी बीच में एक स्टेप तक होके, और फिर यहाँ। इसी तरह से यदि यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं, CH3 कोई जरूरी नहीं है, यहाँ मैंने जैसे ये कर दिया इस तरह से, क्या ये देगा क्या, नहीं, 3 डिग्री एमाइड। तो ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि रिएक्शन के अंदर वहां पे अपने को 2H2 चाहिए होता है। देखो, इसमें कार्बिलमिन में तो फिर भी वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट था, तो वहां तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ तो प्रोडक्ट पूछते हैं बस, है ना, क्योंकि ये कोई आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वेस्ट तो इस तरह से कुछ ये है नहीं। लेकिन जानकारी की, अब ये सब बातें यार मैकेनिज्म नहीं लिखे ना तो फिर नहीं समझ सकते। ये सब बातें जैसे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनेगा, या ये सब बातें हमें तभी समझ में आएगी जब हमारे को मैकेनिज्म क्या किसके, ये तो इम्पोर्टेंट जो एनसीईआरटी में लिखा है, क्योंकि 12th बेस ही तो है अपना एग्जाम। एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शन, वो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तो दुनिया भर के क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, तो ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड कार्बिलमिन ये सब पीछा ही नहीं छोड़ते, खूब क्वेश्चन है। तो आप इसमें रिविजन को बना के रखें। देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन यहाँ ये है कि देखो, सक्सेनिमाइड, है ना, इसको सक्सेनिक एसिड का एमाइड क्या हो जाएगा, सक्सेनिमाइड। ये आपके एनबीएस वाली रिएक्शन में कॉपी में लिखा है, दिखेगा, है ना, सक्सेनिमाइड। अब यदि इसमें हम लोग मिला दें ब्रोमीन विद NaOH, तो ये क्या बनेगा, तो ये सब यार, है ना, आईआईटी वगैरह को जब आप ये रहे ना कि भाई, जब जेई मेन सेकंड हो गया तो बच्चों का वैसे ही फोन आती अब क्या करें, है ना। तो अभी आपको कॉपी में भी कोई कई सारे क्वेश्चन और ये सब है, इनका इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं। देखो, इसको हम लोग विद मैक इसको मैकेनिंग से ही समझ पाएंगे कि कैसे ये रिएक्शन होता है। तो देखिए, इसको करते हैं मैकेनिंग के साथ। तो आप एक बात समझ सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन पे काफी सारी बातें होती है, अब वो डिपेंड करता है, कोई बैच डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जैसे डाइजेशन लगे कि गड़बड़ चल रहा है, तो फिर इन सब के लिए बाद में जगह रखते हैं कि डिस्कशन वगैरह में कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो। लेकिन अभी आपका तो बहुत बढ़िया डाइजेशन है, उस हिसाब से तो बिल्कुल बात करना ही करना है, नहीं। चलिए, तो अब देखो, हाँ, अब ये क्वेश्चन करके बताओ, बताओ सबसे पहले क्या, बेस। हाँ, चलो, अब यहां से क्या ले लेगा ये H, शुरुआत यहां से होनी है, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब ये बताओ ब्रोमीन के साथ क्या करेगा, अटैक करेगा, ये भी सही है, नहीं। तो अब यहाँ बॉन्ड पोलराइजेशन, ये यहाँ पे अटैक करके और यहाँ से Br को हटा देगा, क्या रिलीज हो जाएगा, Br माइनस। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ N आ गया, यहाँ Br आ गया, और ये डबल बॉन्ड O आ गया। चलो, ये दो स्टेप तो अपनी जानी पड़ता है, यहाँ तक लिखिए। ये एक तरह से आपको याद है तो NBS बन गया है, एन ब्रोमो सक्सेनिन, है ना। अब जैसे जो मैकेनिज्म हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, उसमें तो बेस फिर नाइट्रोजन से H को हटाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे H है नहीं, लेकिन यहाँ फिर अब ये बेस क्या करेगा, OH माइनस, ये इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली बात, यहाँ से इधर से। देखो यार, ये लिंक बन जाएगा, लेकिन इनको लास्ट में देखना है, तो टाइम हो तो ये सब भी पढ़ो, नहीं तो मस्त रहो अपना वहां तक, है ना। अब ये सब
ये सब आगे जैसे कई बार होता है ना कि कोई टेस्ट वेस्ट में ऐसा कुछ डाली करे तो आपको ये लगे कि हाँ मेरे पास कंटेंट तो है। अब आप जैसे आप, इसीलिए हर बच्चा जो है ना, हर बच्चा यार ये इंश्योर करे कि जेई मेन जेई एडवांस वाले क्वेश्चन क्लास में करके ही करता है। कई बच्चे हैं मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कई बार उनको ये भी बोलता हूँ देखो यार कॉपी में आप देखिएगा, फिर वो अगला क्वेश्चन, तो उनको ऐसा नहीं लगता है कि यार इसका मतलब ये हो गया कि क्लास में ये पता चल रहा है मुझे कॉपी याद है कि उसने ट्राई किया यार, वो 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे अटकते हैं कि कॉपी में लिखा है लेकिन फिर भी क्लिक नहीं करा, तो इसका मतलब ये थोड़ी, और वो ऐसे ही सीखेगा भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नहीं पूछ रहे हैं तो उनको डाउट बिल्कुल ही नहीं आ रहा, कई बार ये सिचुएशन भी होती है कि करते ही नहीं हम लोग। तो जेई मेन जेई एडवांस के क्वेश्चन करने से फायदा क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस है, और फिर ये है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं। अब देखो यहाँ ओ नेगेटिव ये बना और नाइट्रोजन पे यहाँ नेगेटिव आ जाता है, देखो अभी आपको पता चल जाएगा किस तरह से रिएक्शन ये होगी। तो इसमें ये हो गया COOH, यहाँ डबल बॉन्ड O, एन यहाँ नेगेटिव और ये ब्रोम। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो नॉर्मली यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव क्रिएट होता था, अगला H हटाता था OH माइनस, तो इसमें इस तरीके से ये क्रिएट हो गया। बोलो यार देखो, मैकेनिन के अंदर पहला H यहाँ गया नेगेटिव, इसने अटैक किया, फिर बाद में एक H हटकर वो नेगेटिव आता है, उसमें वो नेगेटिव चार्ज ऐसे क्रिएट हो गया। अब इसमें होगा रीअरेंजमेंट, अब ये स्टेप आपको संभालनी है। अब बताओ यहाँ पे देखो, देखना यार, यहाँ जैसे मैं इसको समझना ये हटा रहा हूँ, ऐसा होता तो क्या करते आप, इसको इधर शिफ्ट करते, है ना, इसको इधर शिफ्ट करते, और इस एल्काइल ग्रुप को कहाँ लेकर आते आप, यहाँ पे इस साइड पे। बताओ क्या हटा देते, ब्रोमीन। तो अभी भी ऐसा ही कर लो, बस इसको लगे रहने तो बॉन्ड को यहाँ से, है ना। तो आप देखो क्या बनेगा इधर, ये क्या हो गया COOH, यहाँ पे ये आते हैं और इस जगह देखना यार ये वाला कार्बन, इस ये कार्बन, बताओ किससे कनेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। फिर बताओ क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, बताओ क्या रिलीज हो गया, Br माइन, देखो वही RnCO। बोलो यार ये आया समझ यार, ये टफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उतना तो फिर बनता है, इतना सब कुछ तो है ना। कि सेम सिमिलरली यहाँ R इधर से इधर गया तो इसको कनेक्ट है तो ये, अब बताओ कौन आएगा, वाटर, यहां से इसको ब्रेक किया, बताओ क्या बना OH, और इधर क्या आ गया NH2। बताओ रिएक्टेंट में टोटल कार्बन कितने थे, 4 कार्बन, यहाँ कितने हो गए, 3 कार्बन, तो डिग्रेडेशन ये यहाँ पे है। लेकिन ये अलग मतलब इस यहाँ पे जाके इस तरह के क्वेश्चन पे भी आपसे बात कर सकता है। तो अब आपकी इच्छा है इसको कितना क्या सीखना करना है, लिख तो लीजिए आप, है ना, कोई डाउट है तो बात कर सकते। बताओ ये होमवर्क में लेना चाहेंगे या करेंगे, करेंगे अभी, हाँ चलो कर लीजिए। हाँ क्लास तो चलेगी अभी, है ना। हाँ, लेकिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें, है ना, इसमें एक बार। कैसे भी कर लो तो आंसर 4 नंबर मिलना चाहिए आपको, चाहे कैसे भी, है ना। ठीक है, हाँ जी। कौन सा बताइए, ये वाला, ये ये यहाँ से ये
देखो इसको आप ऐसे लिंक करिए, अभी जो हमने मैकेनिज्म लिखी थी ना उससे पहले वो देखिएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन माइनस, तो वुल्फ रीअरेंजमेंट जैसा ही यहाँ शिफ्टिंग होता है, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये आरडीएस स्टेप वही थी, एक बार देखो इधर से भी आएगा, जो मैकेनिज्म थी उसको देखिएगा, मैकेनिज्म वाला स्टेप देखा आपने वो, ये सेम वैसा ही था वुल्फ रीअरेंजमेंट जैसा। अब इसमें क्या रहेगा कि ये बॉन्ड इससे कनेक्ट, भाई ये कार्बन यहाँ जाएगा कुल मिला के, अब यदि इससे कनेक्ट है, यहाँ से ये कनेक्ट है, तो इसको आप यहाँ से कनेक्ट रहने दीजिएगा, और ये कार्बन कहाँ से बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन से, है ना, नाइट्रोजन से बॉन्ड। हाँ सी दूसरे वाले पे यार बस अपन देख लेते हैं, एनो ये पहला सही है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में आपको देखो एक बात पता चल गई कि हॉफमैन ब्रोमेमाइड, तो यहाँ से क्या कम कर देना है, ये कार्बन, है ना, बताओ एक किसी भी एक ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दिया, COOH और ये NH। यदि किसी स्टूडेंट ने ऊपर NH2 यहाँ COH किया तो भी ये करेक्ट है ना, एक कार्बन कम के साथ यहाँ ये प्रोडक्ट बन, इसमें पता है सिर्फ एक बात है, और हाँ इसमें क्या है कि पहले जैसे यहाँ NBr आ गया, अब जैसे OH माइनस अटैक करेगा तो इन दोनों में NO2 का माइनस M। अब बताओ ये वाला ग्रुप NO2 के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे है, मेटा, और ये बताओ किस पे है, पैरा, तो क्या मीजोमेरिक मेटा पे काम करता है क्या, नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन अटैक करेगा, OH माइनस, यहाँ OH अटैक किया, ये O माइनस, ये आप यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर लीजिएगा कि इस यहाँ तक ये जाके हम लोग यहाँ सॉल्व करें ना। देखो यार हम लोग कॉपी में हर टीचर ये चाहता है कि वो क्योंकि एनथ्यूज में टाइम रहता है अच्छे से ज्यादा कंटेंट दे, तो जितनी आपकी जरूरत होती ना उससे भी है, लेकिन फिर भी कई बार क्या रहता है कि जैसे कोई, अब बुक तभी बिकती है जब उसमें जब तक कोई अनशन चीज नहीं हो, जब तक कोई लेगा नहीं, उसको पता है कि 10-20 तरह के इस तरह के डालो, तो कई बार फिर ये होता ना कि सर उसमें तो वो तो अनलिमिटेड, आप कम से कम कॉपी तो संभाले, तो आप क्या करो, क्वेश्चन खूब सॉल्व करो, लेकिन ये आप सोचो कि आपने 12th लेवल पे सारा साइंस तैयार कर लिया है, सारा मैथ सारा ना, ये नहीं, तो आप इसलिए थोड़ा सा, कई बार कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग की भाई कुछ सजेस्ट करते हैं, या किसी ने कोई सजेस्ट कर दिया कोई कि भाई मेरा फलाना जानकर उस टाइम ये हुआ था कि तुम्हें तो वो सॉल्व कर लेना है, ये सॉल्व कर लेना है, जिसपे हमने साल भर मेहनत करी, जिस कंटेंट पे, उसको तो साइड में रख देते, और किसी ने कुछ ऐसा गाइड कर दिया तो इधर का जिसको कभी हम जानते नहीं उस मैटेरियल के पीछे बिगड़ता किसका है, जो कैंडिडेट है उसका, तो इसलिए अपने मटेरियल पे आप विश्वास करो, क्वेश्चंस निकालो, जितने क्वेश्चंस हैं शीट से हैं, रेस से, विदिन जो आपके टेस्ट पेपर हैं उनको संभाल के रखे हैं ना भी, हाँ काम आएंगे वो, है ना, एडवांस तक उनको वापस से भी करना है क्वेश्चंस को, है ना, ये सारा। अब देखो यार इधर से ये इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे बताओ क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, कर लेंगे ना ऐसा, है ना, और ऐसे केस में ओवरऑल यहाँ जो प्रोडक्ट बने, इनको घर पे ट्राई करना, नहीं बने तो आप फिर जगह छोड़ दीजिएगा, घर पे ट्राई करके ये, तो इसका मतलब यहाँ तो बताओ क्या आ जाएगा फाइनली, COOH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2, यहाँ पे फर्क पड़ेगा, इस जगह तो कहीं पे भी COOH NH2 लगा दीजिएगा, यहाँ OH ने इसने अटैक किया क्योंकि ये मेटा पोजीशन यहाँ पे, अच्छा है ना, तो ये सब हॉफमैन ब्रोमेमाइड दे देंगे जो 55-56 में ये लिखे थे, लेकिन बताओ मैं इस तरीके से कुछ लिख दूं, अब बताओ क्या ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड दे पाएगा क्या, वो शुरुआत ही नहीं हो पाएगी, एच हटकर नेगेटिव ही नहीं है, तो ये 55-56 हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन देते हैं, लेकिन ये यहाँ पे नहीं दे रहा होगा। श्मिट रिएक्शन, SCHMID, हॉफमैन ब्रोमेमाइड सबसे इंपॉर्टेंट। अब कुछ एक रिएक्शन है जिसमें एमीन्स बन रहे होंगे, तो वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की फॉर्म में यहाँ लेना है। स्मिट रिएक्शन क्या होगी कि RCOOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ रिएक्शन कराते हैं हम लोग N3H, ये हो जाता है हाइड्रोजोइक एसिड, मतलब एसिड की रिएक्शन, यहाँ एसिड इसमें ये आया H2SO4। देखो आप सबसे पहले क्या पकड़ बनाएंगे इन सब रिएक्शंस में कि RCOOH, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग यहाँ कंपाउंड, और प्रोडक्ट बन जाएगा RNH2,
ये इतना था है ना, मैकेनिज्म वगैरह ये सब फिर सेकंड स्टेप में आता है। स्मिथ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड विद N3H, चलो इसको भी सेकंड बाद में ले। RCOOH N3H इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 क्या बनाएगा, RNH2। सबसे पहले इसको तैयार, क्योंकि ये जो स्मिथ रिएक्शन वगैरह है, आगे कर्टियस रिएक्शन होगी और एक को लॉसन रीअरेंजमेंट, इन सब में एमीन्स बन रही होती है और इनको एडवांस में कभी कुछ नहीं है। जेई मेंस में भी पूछा जाना है तो बस लास्ट यहाँ तक, इससे ये बन गया, लेकिन अपन इसको यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा बहुत इसमें थोड़ी बहुत बातचीत की कैसे क्या बना वो समझेंगे, लेकिन सब बच्चे यहाँ तक, इसको कोई टेंशन कोई कुछ नहीं लेना है। लेकिन आप इसको बिल्कुल ही याद नहीं करें, ये ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी हम अगली क्लासेस से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करें। कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ के आओ, रिएक्शन जो आपको पढ़ा दी कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड H2SO4 RNH2 बना। अब साइड प्रोडक्ट में यहाँ कुछ लिख देता हूँ, वो सब कुछ नहीं होता आपको, तो इसको ध्यान रखो कि ये बनता है। अब ये कैसे बना हम थोड़ा सा देखें। जैसे मैंने हॉफमैन ब्रोमेमाइड की मैकेनिज्म पे तो देखा कि आपको ध्यान रहना चाहिए। अब इस पे आप देख लीजिएगा, लिखने तो सबको है ही कि यहाँ H2SO4 बताओ क्या प्रोवाइड करेगा, H+ प्रोवाइड करेगा। तो ये इस जगह क्या करेगा कि इसको प्रमोट, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ला, यहाँ तक ये रहा है ना। अब एक बार बस ये अगला स्टेप समझ लीजिए, इसमें क्या रहेगा, ये हाइड्रोजोइक एसिड जो है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो, इस तरह की स्ट्रक्चर हो। बड़ा लिख देता हूं मैं थोड़ा, ये कि इसमें ये रहता है H, यहाँ N, डबल बॉन्ड N। देखो ये स्ट्रक्चर आराम से हम देख सकते हैं। देखो एजाइड आयन पढ़ा इनऑर्गेनिक में आपने, यहाँ पे क्या माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब इस पे एक H लग गया तो ये वाला चार्ज हट जाएगा यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजोइक है। NH3 बताओ क्या होता है, अमोनिया। N3H बताओ क्या हो गया, हाइड्रोजोइक एसिड। अब देखो क्या होगा, यहाँ ये नेगेटिव यहाँ से इधर शिफ्ट और यहाँ से ये इस पे अटैक करना है और ये OH पे। डायरेक्ट याद रखिएगा इनको, तो मैं बता रहा हूँ कैसे। ये देखो R, बताओ इस कार्बन पे कितने OH आ गए बताओ, दो। एक OH आ गया, एक OH। चलो बताओ ये किससे कनेक्ट हुआ, नाइट्रोजन से। इस नाइट्रोजन पे एक क्या है बताओ, हाइड्रोजन। बोलो यार सही है यहाँ तक, ये है ना। अब आगे देखो, बताओ क्या रिलीज कर दे यहाँ से, वाटर। चलिए वाटर रिलीज करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O एंड यहाँ H, इस पे आया पॉजिटिव। अब देखो यार एक बार देखिएगा, अब H2SO4 का H+ काम में आ गया तो बचा क्या, यहाँ HSO4 माइन, वो यहाँ से H लगेगा। अब देखो RC डबल बॉन्ड O, बताओ नाइट्रोजन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव। और यहाँ अब ये कुछ जाना पहचाना स्टेप लग रहा होगा, है ना। वही वुल्फ रीअरेंजमेंट जैसा यहाँ शिफ्टिंग होगा, ये इधर से इधर आया, ये इधर से इधर आया, यहाँ से R शिफ्ट। बताओ क्या रिलीज हो जाएगा यहाँ से, N2। अच्छा क्या बन गया बताओ, ये RNC डबल बॉन्ड, क्या ले आएंगे, वाटर। यहाँ से इसको कट किया, क्या बना, RNH2 प्लस CO2, और ये प्रोडक्ट यहाँ पे ये बना। लेकिन देखो क्या रहता है कि जब कंटेंट यहाँ पे बढ़ता जाता है तो ऐसे केस में हम बिल्कुल ही तैयार नहीं करें, वो गलत बात। इन सबको बाद में देखेंगे, पहले आपको इनको ऐसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद N3H तो RNH2 बनता है, ये याद रखना है। साथ में स्मिथ रिएक्शन ये है, ये ध्यान रहे तो अच्छी बात। और फिर ये नाइट्रीन वाली रिएक्शन क्यों है, देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन पे शिफ्टिंग होती है यहाँ पे, तो नाइट्रीन यहाँ पूरी तरह से बन नहीं पाता, लेकिन इनको हम लोग इंक्लूड करके पढ़ते हैं ऐसी रिएक्शंस में जहां नाइट्रीन बनता है। जेई एडवांस वाले चाहे 20 क्वेश्चन ही कर लेना, लेकिन करना यार, है ना, चाहे 20 ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करिएगा जरूर। कोई बात नहीं, मैं डिस्कशन
लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जनरली डिस्कशन में पता है क्या करते हैं, जैसे एक्सरसाइज पूरा दे दिया एक साथ, एक पूरा ये सारा, लेकिन नहीं करके आओ तो फिर क्या फायदा। कोई ऐसा तो है नहीं कि काम खत्म करना है कि तो 20 तक ही करके लाओ, लेकिन करके आइए। जेई एडवांस वाले तो सबको क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया वहीं मिलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में ही एडवांस वाली एक्सरसाइज में इसमें मजा आता है। जेई मेन में तो ये फालतू चीजें डिस्कस करने में ज्यादा टाइम चल जाता है, इस क्वेश्चन में ये है। अब देखो, ये तो सारा ये हो गया। अब क्वेश्चन देखिएगा आपको इसमें कैसा मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 57। CH3। देखो एक तो क्वेश्चन ये देखिए, हाँ जैसे वन, आपको तो ये क्वेश्चन मिलेगा, बताओ क्या करना। बोलो आंसर बोलो। बेंजीन, चलो नाम भी छोड़ो, बेंजीन पे क्या रख दूं मैं? बोलो यार, ये गलत करके आएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं करा, इस चक्कर में नहीं कि मैक्रिम बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है उसको साइड में बाद में देखेंगे, उसको बाद में देखेंगे, मैक्रिम बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है। लेकिन केवल इसलिए कि मुझे याद ही नहीं है, तब तो फिर ये सब भी गलत ये हो जाना। अब बताओ कोई लेना देना, अब ये इस पे मैं कुछ भी बनाऊं तो क्वेश्चन में कोई दम रहा क्या? जैसे CH3 CH2 COOH, यहाँ ले लिया NH N3H विद H2SO4। बताओ यार आंसर बोलो, देखो सीधा CH3 CH2 NH, बात खत्म। ये हो गया स्मिथ रिएक्शन, है ना? IUPAC, एमाइन, हाँ एमाइन ये होता है। ये सब जैसे ये होता है ना, जैसे ये स्ट्रक्चर ये हो गया, ये NH2, तो यहाँ ब्यूट, फिर ये तो हो गया वर्ड रूट, ये प्राइमरी सब्स्टेंस टू अमाइन। जैसे यहाँ OH लगा हो तो क्या हो जाता है? एल्कोहल। वैसे ही अमाइन, ठीक है। अब इसमें नोट लगा के लिखो, स्मिथ रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसे लिखो। स्मिथ रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, एक्चुअली उसी रिएक्शन के अंदर हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि रिएजेंट वगैरह सब सेम है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो देते ही हैं, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड भी स्मिथ रिएक्शन देते हैं। जैसे CH3COCH, इसमें हमने ले लिया N3H विद H2SO4। तो पता है यहाँ पे क्या रहता है कि C डबल बॉन्ड O एंड एक एल्काइल ग्रुप, उसके अंदर शिफ्ट हो जाता है एक NH। देखो इस पे क्वेश्चन है भाई अपनी शीट, NH एक शिफ्ट हो जाएगा इस रिएक्शन। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली तो होगी स्मिथ रिएक्शन, ये भी स्मिथ रिएक्शन है। अब बताओ दो एल्काइल ग्रुप हैं तो किधर शिफ्ट होगा जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने कार्बिन की रिएक्शन करवाई थी यार, कार्बोनिल कंपाउंड से, तो उससे रिलेट करके करिएगा। यहाँ नाइट्रीन जैसा बनता है इंटरमीडिएट, वहां कार्बिन, तो वहां कार्बोनिल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड और एल्काइल को हटा के जो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा था, जैसे PH C डबल, ये क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे लगा लो, ये 59, ये 60th क्वेश्चन, ये CH। बताओ किसको हटा के NH ग्रुप लगाया जाए? PH को हटा। प्रोडक्ट बनाइएगा इसका। बताओ कितना मेंबर रिंग बन जाएगा? 6 मेंबर। और कौन सा ग्रुप आ जाएगा बताओ? N। ये तो
6 मेंबर रिंग विद। अब आप कार्बिन नाइट्रीन दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो सेम टाइप की रिएक्शन है, इसका मतलब क्वेश्चन तो सब बच्चे डायरेक्ट बना दें। तो थोड़ा सा 1 मिनट आप मेरी बात सुन लीजिएगा और फिर आपको इससे करना है कि डायरेक्ट बताओ H2SO4 इस पे क्या अटैक करेगा, H प्लस क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव। देखो अब यहाँ वही सेम टाइप से रिएक्शन होगी, देखो आप रिलेट करिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है ना, ये इधर शिफ्ट, ये इसने अटैक किया, ये OH माइनस। बोलो क्लियर यार, है ना। चलिए अब देखो क्या हो गया, CH3 इधर यहाँ CH3, बताओ ये क्या हो गया OH, इधर यहाँ NH। बोलो यार यहाँ तक ठीक है ये, अरे बोलो यार, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं कि ये H प्लस ने अटैक किया H2SO4 के ने और ये किया। अब इस वाले केस में यहाँ इस पे ये आने के बाद अब इसके आगे का यदि प्रोसेस देखें, जैसे इसने अटैक कर दिया OH, यहाँ पे ये बना, अब एक HSO4 माइनस यहाँ से जाएगा और HSO4 माइनस यहाँ पे क्या कर देगा, देखो ये HSO4 माइनस और HSO4 माइनस यहाँ से H को हटाओ, देखो आप, तो इस दौरान देखो क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ OH, यहाँ N, यहाँ नेगेटिव N, ये आया। अब इन दोनों में से जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है वो इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट, बताओ क्या रिलीज हो जाएगी इससे, N2 रिलीज होने के बाद में देखो क्या बना यहाँ CH3, देखो यहां से लिखता हूं मैं इस जगह से, है ना, CH3, या ऐसा करते हैं CH3 को इस नाइट्रोजन से कनेक्ट किया तो यहां लिख लेते हैं N, बताओ फिर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा OH और यहाँ क्या लगा है CH, बताओ क्या रिलीज हो गया था यहाँ से N2, और अब देखो इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर, तो ये बन गया CH3NH, C डबल बॉन्ड O CH। अब आप ये लिख तो सकते क्योंकि मेरे से फिर क्या क्लास के बाहर, मैं कई बार छोड़ देता हूँ इसको कि यार आप देख लेना, लेकिन फिर बाद में पूछते हैं सर वो NH कैसे इंसर्ट हुआ, तो इसको डायरेक्ट उसी से देख लो, कार्बिन नाइट्रीन, है ना, कार्बिन नाइट्रीन, तो जैसे कार्बोनिल कंपाउंड से NH2, जैसे कार्बिन से CH2 ग्रुप इंसर्ट हो रहा है तो यहाँ NH2 ग्रुप इंसर्ट है ना, तो इसलिए फिर क्या है कि इनको जैसे क्लास में लिखा दो तो उसके बाद में ठीक रहता है ना, नहीं तो कई बार लगता है बच्चा, जैसे अभी जो बात चली थी ना कि सही बात है, बच्चे को लगता है कि क्यों नहीं बता रहे, पता नहीं क्या चक्कर है, वो है ना, ऐसा नहीं है कि सामने वाले को नहीं पता, बात यह है कि आप कितना समझ सकते हैं, सामने वाला कई बार ये सोचता है ना। चलो ठीक है, अब इसको अगले टर्न पे होमवर्क मैंने दे दिया, अब आगे मिलते हैं, है ना, चलो ठीक।